हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर श्रद्धा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ रसेल का लास्ट टॉपिक लॉजिकल एटोमिज्म। तो देखते हैं रसेल का लॉजिकल एटोमिज्म क्या कहता है। वैसे तो प्रीवियस सारे लेक्चर्स में लॉजिकल एटोमिज्म ऑटोमेटिकली डिस्क्राइब हो गया है क्या है लॉजिकल एटोमिज्म, क्योंकि लास्ट इनका सारा थ्योरी कनेक्टेड है। मैंने पहले भी बताया सारे टॉपिक्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो रसेल का जो लॉजिकल एटोमिज्म है ये कहता है, रसेल क्या कहते हैं, ये इनका प्रोसेस है, लॉजिकल एनालिसिस है, जिससे कि लास्ट पार्ट तक पहुंचते हैं, एक लॉजिकली एनालिसिस करते हैं। तो रसेल्स लॉजिकल एटोमिज्म इज ए लिंग्विस्टिक एनालिसिस। लिंग्विस्टिक एनालिसिस क्या है? एन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। The approach of this analysis is metaphysical and realist. In his theory of logical atomism, इनका जो है रसेल क्या करते हैं, in his theory of logical atomism, Russell searches for the simplest indivisible elements on the basis of which the entire world can be explained. इनका यही है कि ये जो एक ऐसा एलिमेंट एनालिसिस करके तोड़ के बनाते हैं, सिंपलेस्ट इनडिवाइजिबल एलिमेंट बनाते हैं, जिसकी बेसिस पे ये पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यही है इनका लॉजिकल एटोमिज्म का मेन जो वर्क है, इसमें इनका यही काम है इनका। इसमें इन्होंने दो तरीके की बात की है, ये दो एस्पेक्ट बताइए। एक छोटा सा सिनॉप्सिस है, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट किससे देखा है, लॉजिकल एस्पेक्ट से देखा है इसको। तो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट में इन्होंने फैक्ट की बात की है, लॉजिकल एस्पेक्ट में, लिंग्विस्टिक या लॉजिकल एस्पेक्ट में प्रोपोजिशन की बात की है। तो फैक्ट में ये शुरू में तो एटॉमिक फैक्ट को मानते हैं, फिर बाद में ये, जैसा कि मैंने बताया है आपको, कि ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा अपने थ्योरी को ही रिफ्यूट करते हैं। जब ये कुछ नए थ्योरी में आते हैं तो नई चीजें देखते हैं, तो ये अपने थ्योरी को, पुराने थ्योरी को वहीं छोड़ते हैं और नए वाले को पकड़ के आगे बढ़ते हैं और आगे थ्योरी बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू में तो वो सिर्फ एटॉमिक फैक्ट की बात करते थे, पर बाद में उन्होंने 5 और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करी। तो अभी देखते हैं कि रसेल का बेसिकली रसेल का लॉजिकल एटोमिज्म क्या कहता है। रसेल का, जैसे ये फिजिक्स में जैसे एटम की बात होती है, तो ये फिजिक्स में एटम को इम्पोर्टेंट माना गया है, वही सिंपलेस्ट इंडिविजिबल एलिमेंट जिसको और रिड्यूस या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट रसेल जिस एटम तक पहुंचते हैं वो फिजिकल नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया है, वो लॉजिकल एटम है, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं। और इनका यही मानना है कि जो लॉजिकल एनालिसिस है उसी से हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए किसी फिजिकल एटम की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं है। तो और यही इनके डिवीज़न का जो प्रोसेस है वह भी लॉजिकल एनालिसिस का है, फिजिकल एनालिसिस का नहीं है। और जिन एटम्स की वो खोज करते हैं वो भी लॉजिकल एटम है। हर जगह यहाँ ये लॉजिकली ही करते हैं जो करते हैं, फिजिकल का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे और भी रियलिस्ट हैं, इंडियन फिलोसफी में है या फिर वेस्टर्न फिलोसफी में भी है, लाइबनिज है, वो कॉन्शियस एटम को मानते हैं, चेतन परमाणु को मानते हैं। जैन, बौद्ध, न्याय वैशेषिक, ये लोग जड़ परमाणु को माने हुए हैं, पर ये किसको मानते हैं? ये तार्किक परमाणु, ये लॉजिकल एटम को मानते हैं। रसेल लॉजिकल एटोमिज्म थ्योरी से विश्व, इनका कहना है कि विश्व के बारे में हमें पूरी नॉलेज गेन होती है, और उस नॉलेज को कैसे गेन करेंगे इसका प्रोसेस बताते हैं वो। और ये उसी प्रोसेस से क्लियर होता है हमें कि हमें क्या होता है, कैसा ज्ञान मिलता है, फैक्ट का ज्ञान मिलता है। तो और फैक्ट का ज्ञान मिलता है हमें उस, और पर्टिकुलर्स का भी ज्ञान मिलता है। पर्टिकुलर क्या होता है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि फैक्ट क्या होता है। तो जब हम उसका आंसर देखेंगे तो पता चलेगा इसके एनालिसिस में कि पर्टिकुलर, जैसे राम इज गुड, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, और ये हो गया इसका क्वालिटी। क्वालिटी को इन्होंने, प्रेडिकेट को क्वालिटी बोला है इन्होंने, तो ये क्वालिटी हो गया। तो वही इनका कहना है, ये कहते हैं
कि हम जब इसका एनालिसिस करेंगे फैक्ट का तो हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रसेल के अनुसार फैक्ट क्या है ये हम तब समझते हैं जब हमको प्रोपोजिशन के बारे में पता चलता है। हमें प्रोपोजिशन फैक्ट क्या है, क्योंकि फैक्ट कैसे एक्सप्रेस होता है। फैक्ट जब भी कोई काम कुछ भी एक्सप्रेस करना होता है फैक्ट, तो हम उसको किसके थ्रू बोलते हैं, हम उसको सेंटेंस के थ्रू बोलेंगे। कोई भी फैक्ट हम कैसे पता करेंगे, सेंटेंस के थ्रू पता करेंगे। तो इसमें हम पहले ये देखना होगा हमें इनके लॉजिकल एटोमिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए फैक्ट क्या है। फिर फैक्ट हम चूंकि प्रोपोजिशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो प्रोपोजिशन को जानना पड़ेगा, प्रोपोजिशन क्या है। और उसके बाद इनके ये जो लॉजिकल एस्पेक्ट है और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, इन सब के बारे में जान लेंगे, तब जाके लॉजिकल एटोमिज्म का प्रोसेस इनका पूरा होगा। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि फैक्ट स्टेटमेंट होते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स होने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ये पहले सारे वीडियो में ये सब बताया हुआ है, ये सब अभी रिपीट हो रहा है। फैक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फैक्ट सिर्फ प्रोपोजिशन को ट्रू और फॉल्स बनाते हैं। हर फैक्ट के अनुसार दो प्रोपोजिशंस हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फैक्ट अपने में ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, बल्कि वो प्रोपोजिशन को सत्य और असत्य बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर्स के आपसी संबंधों का जो हमें अनुभव होता है वही फैक्ट है। पर्टिकुलर्स के आपसी संबंधों का जो हम सेंस डेटा लेते हैं या एक्सपीरियंस लेते हैं वही फैक्ट है। जैसे कि राम इज गुड, तो अभी पर्टिकुलर है, ये उसका ये है पर्टिकुलर है और ये क्वालिटी है उसकी। तो इसमें ये दोनों होगा, इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। राम इज गुड, तो राम इज गुड में ये इस पूरे का हम अनुभव लेंगे, तभी जाके ये पता चलेगा ये फैक्ट है कि नहीं है। तो वही फैक्ट है जो इनके संबंधों के बीच में, जैसे हम कहते हैं कि गुलाब लाल है, तो गुलाब लाल है का अनुभव हमें तभी होगा जब गुलाब के साथ रेडनेस का रिलेशन हमें पता रहे। तो तब हम उसको ऐसे गुलाब लाल है तब उस सेंटेंस में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं और उसका रिलेशन उसके साथ होना चाहिए, तो अभी हमें फैक्ट पता चलेगा। तो रसेल जब एटॉमिक फैक्ट की बात करते हैं तो एटॉमिक फैक्ट में ये क्या कहते हैं, ये तो शुरू में एटॉमिक फैक्ट को ही मानते हैं, सिर्फ एटॉमिक फैक्ट को माना है रसेल ने शुरू में, इतने सारे फैक्ट को इन्होंने नहीं माना है, एटॉमिक फैक्ट को मानते हैं। ये एटॉमिक फैक्ट की ही बात करते हैं। और एटॉमिक फैक्ट में इनका कहना है कि एटॉमिक फैक्ट के 3 पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक तो होता है पर्टिकुलर, एक हो जाता है उसकी क्वालिटी या प्रेडिकेट बोल लें, जो भी बोल लें, और तीसरा हो जाता है रिलेशन। जैसे कि राम इज गुड, ये विशेष हो गया, ये क्वालिटी हो गई उसकी, या प्रेडिकेट बोल लें। अब रिलेशन क्या है, जैसे राम इज अ फ्रेंड, जब हम बोलते हैं राम इज अ फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या हो गया, फ्रेंड हो गया रिलेशन। तो ये 3 चीज होनी जरूरी है। तो एक एटॉमिक फैक्ट के लिए कम से कम हमें या तो पर्टिकुलर के साथ क्वालिटी चाहिए या रिलेशन चाहिए, ये दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। शुरू में रसेल एटॉमिक फैक्ट को मानते हैं और कहते हैं कि पूरे इंटायर वर्ल्ड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एटॉमिक फैक्ट से और पर्टिकुलर फैक्ट से मिलकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एटॉमिक फैक्ट से ही एक्सप्लेन करना ये शुरू में जानते थे कि होगा, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि नहीं, सिर्फ एटॉमिक फैक्ट से हम इंटायर वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तब इन्होंने और सारे फैक्ट की जरूरत इनको महसूस हुई, तब इन्होंने इन सारे फैक्ट्स की बात करी। और इसमें इन्होंने 4-5 फैक्ट की बात करी, जनरल, पर्टिकुलर, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटेंशनल फैक्ट। ये इतने सारे फैक्ट्स की बात करते हैं। और रसेल जब भी फैक्ट की बात करते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रुथ को मानते हैं। यानी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रुथ क्या बोलता है कि कोई भी
रियल तभी हो सकता है जबकि कोई भी फैक्ट तभी हम मानते हैं तभी जबकि उस फैक्ट के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो फैक्ट भी हो। जैसे द कैट इज ऑन द मैट, द कैट इज ऑन द मैट बोलते हैं अगर हम, तो कैट अकॉर्डिंगली मैट पे होनी चाहिए, तब वो फैक्ट होगा। यही इनका कहना है। तो ये क्या करते हैं कि अ स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन इट मैचेस रियलिटी और फैक्ट। द बुक इज ऑन द टेबल, तो सही में किताब टेबल पर होगी तभी सही ट्रू स्टेटमेंट होगा। यदि नहीं रखी होगी तो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा। ये रसेल इसमें कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रूथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। रसेल ने पर्टिकुलर और जनरल, अब जनरल और पर्टिकुलर फैक्ट को क्यों मानते हैं, ये दोनों में ये भेद करते हैं और दोनों को इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं? इनका कहना है कि द बुक इज ऑन द टेबल कहते हैं तो ये पर्टिकुलर फैक्ट है, क्योंकि बुक पर्टिकुलर है जिसके अनुसार स्टेटमेंट तभी ट्रू है जब रियल में बुक टेबल पे हो। पर यदि हम कहते हैं ऑल क्रोज आर ब्लैक, ये जनरल फैक्ट है। अब ये जनरल फैक्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रू और फॉल्स होगा। पर यहां क्वेश्चन आता है कि हम जनरल फैक्ट को क्यों माने। अगर हम पर्टिकुलर फैक्ट से ही जनरल लाते हैं तो हमें जनरल फैक्ट को मानने की जरूरत क्या पड़ती है। इसको रसेल इसलिए एक्सप्लेन करते हैं। रसेल कहते हैं जब हम कहते हैं ऑल क्रोज आर ब्लैक, तो ये हम पर्टिकुलर के आधार पर सामान्य नहीं बना सकते हैं। ऐसा विटगेंस्टीन ने इन पे आक्षेप किया है। विटगेंस्टीन इनकी ये जनरल फैक्ट को विटगेंस्टीन नहीं मानते हैं। ये फैक्ट्स को लेके इनका बहुत विवाद रहा है विटगेंस्टीन से, क्योंकि विटगेंस्टीन ना तो नेगेटिव फैक्ट को मानते हैं, जनरल फैक्ट को नहीं मानते हैं, वो डिनाई करते हैं। पर रसेल कहते हैं कि ऑल क्रोज आर ब्लैक अगर हम बोलते हैं, ऑल क्रोज आर ब्लैक, तो रसेल का कहना है कि ऑल क्रोज आर ब्लैक हम बोलते हैं, ठीक है कि मैं पर्टिकुलर से जनरल बना सकता हूं, पर जनरल में यही बना सकता हूं कि एक कौवा है, दो कौवे हैं, सभी कौवे हैं। पर यहां बात आती है ब्लैकनेस की, तो ब्लैकनेस का जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं बिना जनरल फैक्ट को माने। तो ऑल क्रोज आर ब्लैक हम तभी बोल सकते हैं जब हम इसको जनरलाइज करेंगे। जनरल फैक्ट ब्लैक नहीं जोड़ेंगे तो ऑल क्रोज आर ब्लैक होगा, तभी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन फिर भी विटगेंस्टीन इसको नहीं मानते हैं। पर ये इन्होंने रसेल ने इसको प्रूफ किया है कि जनरलाइजेशन हमको यहां करनी है। सारे कौवे हैं पर सारे कौवे ब्लैक हैं, अगर हम जनरलाइज नहीं करेंगे तो फिर जनरल फैक्ट का डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। ये कह के इन्होंने जनरल फैक्ट को माना है और पर्टिकुलर और जनरल फैक्ट में डिफरेंस बताया है। फिर वो आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट पे। रसेल के अनुसार इन दोनों में भी इन्होंने डिफरेंस बताया है। क्या डिफरेंस बताया है इन्होंने? जैसे कि रसेल कहते हैं कि कोई भी नेगेटिव प्रोपोजिशन तब सही होगा जबकि उसके अनुरूप फैक्ट हो। जैसे सुकरात इज नॉट अलाइव, सुकरात जीवित नहीं है, तो ये एक नेगेटिव फैक्ट है। रसेल ने कहा जब पहली बार मैंने नेगेटिव फैक्ट का विचार दिया तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। विटगेंस्टीन फिर क्रिटिसाइज किए इनका। क्यों? उनका कहना था कि जिस फैक्ट से पॉजिटिव प्रोपोजिशन ट्रू होगा उसी फैक्ट से उसका निगेशन हो जाएगा। जब मैं कहता हूं कि दिस बोर्ड इज व्हाइट, तो इट इज बट ऑब्वियस दैट दिस बोर्ड इज नॉट ब्लैक। तो यही विटगेंस्टीन का कहना था। पर रसेल इसको भी प्रूफ करते हैं। रसेल का कहना है कि अगर हम कहते हैं, रसेल कहते हैं कि दीवार ब्लैक बोर्ड उजली है, ये पॉजिटिव प्रोपोजिशन पॉजिटिव फैक्ट के अकॉर्डिंग ट्रू है। ये व्हाइट है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट है, ये अकॉर्डिंगली ट्रू है। जो पॉजिटिव फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू है। लेकिन यहां तक तो हम मान लेते हैं कि ये सही है। बट अगर हम कहते हैं कि दीवार ब्लैक बोर्ड इज नॉट ग्रीन, ये हरी नहीं है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव ये जरूरी नहीं है कि ये हरी नहीं है, तो ये उजली ही होगी। जब मैं कहती हूं कि ये दीवार है,
ये हरी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस ये नहीं बनेगा कि ये उजली ही है, ये वाइट ही दीवार है, ये जरूरी नहीं है। ये ब्लैक भी हो सकती है, ये येलो भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। यही रसेल का कहना है कि इसके लिए भी हमें नेगेटिव फैक्ट की जरूरत है, जो कि विटगेंस्टीन नहीं मानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल रसेल ये कहते हैं कि सुकरात जीवित नहीं है। इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमें नेगेटिव फैक्ट की जरूरत है। सुकरात जीवित नहीं है, ये एक नेगेटिव फैक्ट है, और इसका ट्रू फॉल्स का डिसीजन हम कैसे लेंगे? नेगेटिव फैक्ट के आधार पे ही लेंगे, क्योंकि सुकरात के जीवित होने का कोई पॉजिटिव फैक्ट हमें नहीं मिलता है। जब मिलेगा नेगेटिव ही मिलेगा। ये तो सुकरात जीवित नहीं है ही मिलेगा, जो सुकरात जीवित है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए नेगेटिव वाक्य को पॉजिटिव फैक्ट ट्रू और फॉल्स नहीं बना सकते हैं। पर बट ऑब्वियस है कि विटगेंस्टीन इस फैक्ट को भी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यही है कि नेगेटिव स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट का ट्रुथ फंक्शनल है, और ये बहुत फ्री तरीके से नेगेटिव फैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये विटगेंस्टीन बोलते हैं। पर फिर भी रसेल ने नेगेटिव फैक्ट का भी नीड बता दिया है, प्रूफ भी कर दिया है एग्जाम्पल देके। पांचवा फैक्ट आता है इंटेंशनल फैक्ट। इंटेंशनल फैक्ट में जैसे आई बिलीव दैट, आई विश दैट, ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम पढ़ाई के अलावा कुछ और कर रहे हो। अगर मैं ये सेंटेंस लेता हूं, रसेल इसको प्रूफ करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि इसमें क्या है, एक तो मेन क्लॉज है, दूसरा सब क्लॉज है। दो क्लॉज आ जाते हैं, एक मेन सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, दूसरा उपवाक्य आ जाता है, क्लॉज आ जाता है। क्लॉज क्या आ जाता है कि तुम पढ़ाई के अलावा कुछ और कर रहे होगे। अब जो दूसरा सेकंड सेंटेंस है कि तुम पढ़ाई के अलावा कुछ और कर रहे हो, इस क्लॉज के अनुसार ट्रू और फॉल्स होने से पूरे वाक्य के ट्रू और फॉल्स पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका ट्रू और फॉल्स होना इंटेंशनल है, क्योंकि यहाँ मुझे विश्वास है, हो सकता है मेरा विश्वास सही भी हो सकता है मेरा विश्वास गलत भी हो। तो ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है, फीलिंग पे डिपेंड करता है, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इसलिए इंटेंशनल फैक्ट की भी जरूरत है, बट विटगेंस्टीन इसको भी नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि ये भी सिंपल सेंटेंसेस से एनालाइज हो सकता है। रसेल भी विटगेंस्टीन की बातों को नहीं मानते हैं, और विटगेंस्टीन भी रसेल की बातों को नहीं मानते। इन्हीं मुद्दों पर दोनों का बहुत विवाद चला है। इस तरीके से रसेल कहते हैं कि इंटायर जगत की व्याख्या करने के लिए हम इतने सारे फैक्टों की बात करते हैं वो, और विटगेंस्टीन की तरह ही है। जैसे विटगेंस्टीन, अर्ली विटगेंस्टीन ने कुछ कहा, लेटर विटगेंस्टीन ने अपने ही थॉट्स को बदल के चेंज कर दिया। उसी तरीके से रसेल भी शुरू में एक फैक्ट को मानते हैं, बाद में इतने सारे फैक्ट्स को मानना वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जरूरी माना है। और पॉजिटिव फैक्ट से संभव ना करके सभी फैक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सभी फैक्ट को इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है। इस तरीके से ये अपने मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं लॉजिकल एटोमिज्म के अकॉर्डिंग, लॉजिकल एटोमिज्म के संदर्भ में। अब दूसरे एस्पेक्ट में आ जाता है इनका लॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है। इसमें ये प्रोपोजिशन की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं कि अभी मैंने बताया, बिकॉज फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू प्रोपोजिशन। बिना प्रोपोजिशन के हम कोई फैक्ट को नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। और प्रोपोजिशन की दो तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब हम पहले भी जान चुके हैं कि फैक्ट्स ट्रू फॉल्स नहीं होते हैं, प्रोपोजिशंस ट्रू और फॉल्स होते हैं। और फैक्ट से प्रोपोजिशन दो प्रकार से रिलेशन बनाएंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ही तरीके से हो सकता है। तो सिंपल प्रोपोजिशन में केवल एक क्रिया होती है। अ सिंपल प्रोपोजिशन एक्सप्रेस ओनली वन फैक्ट एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट और प्रोपोजिशंस। जैसे कि एक सिंपल सा हम लेते हैं कि राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, ये सिंपल प्रोपोजिशन है। और अब इसमें सिर्फ एक ही क्रिया होगी और एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक ही वर्ब भी रहेगा। तो अब इसको हम रिड्यूस ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वही इनका कहना है कि जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिर्फ एक आइडिया या फैक्ट बताते हैं। सिंपल प्रोपोजिशन सिंपलेस्ट प्रोपोजिशन है। सिंपल प्रोपोजिशन में
बस वही है, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट या क्वालिटी बोल लें, और एक उनका रिलेशन होता है जो मैंने पहले बताया था। या तो प्रेडिकेट होगा या रिलेशन होगा, दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। यहाँ पे रसेल एक बात पहले भी उन्होंने कहा था कि रोज इज रेड बोलें तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हमें रोज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रोज क्या होता है, रेडनेस क्या होता है। और अगर सिर्फ ये बोल दे कि इट इज रेड तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से राम इज रीडिंग, अब इसको, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको एक से ज्यादा सब्जेक्ट अगर इसमें हो जाएगा तब तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, अब इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। और क्लियर सेंटेंस है और इसमें हमें क्लैरिटी भी पूरी मिल जाती है। तो पर्टिकुलर का डायरेक्ट ज्ञान हमें हो जाता है। और इसी तरीके से रसेल कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो भी सत्यता का डिसीजन हम करते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन से हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तोड़ तोड़ के सिंपल बनाते हैं और उसी से हम वेरिफिकेशन करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो उससे प्रोपोजिशन का हमें, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या करते हैं, अब यही इनका लॉजिकल एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को रिड्यूस करते 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 सिंपल प्रोपोजिशन बनाते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि वो सेंटेंस फैक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर फैक्ट के अकॉर्डिंग है तो वो ट्रू हो जाता है, फैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो फॉल्स हो जाता है। जैसे राम इज रीडिंग, ये मान लो कॉम्प्लेक्स है, हमने इसको सिंपल बनाया, अब ये सिंपल है, राम इज रीडिंग, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फैक्ट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर ये फैक्ट के अकॉर्डिंग राम सच में पढ़ रहा है तो ये ट्रू है, और अगर राम नहीं पढ़ रहा है तो ये फॉल्स है। तो यहीं पे लॉजिकल एटोमिज्म का प्रोसेस पूरा हो जाता है। लॉजिकल एटोमिज्म में हमें प्रोपोजिशन को रिड्यूस करके उसके फैक्ट की सबसे छोटी यूनिट में लाना होता है, और तब एटॉमिक फैक्ट क्या होगी जो एक चीज को एक्सप्लेन करे, इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाती है। यही लॉजिकल एटोमिज्म में ये एक्सप्लेन करते हैं रसेल। उसके बाद ये इनका ये कहना है कि जब ये सिंपल सेंटेंस में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रू और फॉल्स फैक्ट के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद पूरी क्लैरिटी से हम इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रसेल ने लॉजिकल एटोमिज्म के मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को एक्सेप्ट किया है, बट उनका ये कहना है कि मेटाफिजिक्स को हम उसी अर्थ में एक्सेप्ट करेंगे जिसमें साइंस और लॉजिक भी जिसको एक्सेप्ट करे। जहां साइंस और लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करता है वो इमेजिनरी हो जाता है, और इमेजिनरी थॉट्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, मक्खन का पहाड़, स्वर्ग का देवता, ये मेटाफिजिकल वर्ड्स हम नहीं मानते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये रियल में नहीं हो सकता है। जैसे कि रसेल कहते हैं कि ईश्वर को मानने वाले फिलोसोफर्स की जो भी मेटाफिजिक्स है वो इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि उसको साइंस भी नहीं मानता है, लॉजिक भी नहीं मानता है, और वैसे मेटाफिजिक्स को ये नहीं मानते हैं जो साइंस और लॉजिक नहीं मानता है। जैसे कि जब स्ट्रॉसन ने अपना ये दिया था, मेटाफिजिक्स दिया था, वो उनका मेटाफिजिक्स क्या था, पर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया था, अपना डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स दिया था उन्होंने। उसको ये मानते हैं क्योंकि उसको साइंस और लॉजिक भी मानता है, तो ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट ये ऐसे मेटाफिजिकल, ये ईश्वर की भगवान को मानने वाले या देवता को मानने वाले, इस टाइप चीज के इमेजिनरी चीजों को ये नहीं मानते हैं। रसेल कहते हैं कि हमें मतलब ये डिनाई करते हैं, ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स का डिनाई करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स को ये एक्सेप्ट करते हैं। तो रसेल का यही कहना है कि हमें फिजिकल एटम के लिए कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, मीन्स हमें फिजिकल एटम को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, हम लॉजिकल एटोमिज्म से ही सारे फिजिकल एटम्स को समझ सकते हैं। एक्चुअली जगत की कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है ही नहीं, जो है लॉजिकल है, इनका सब कुछ लॉजिकली ही एक्सप्लेन करते हैं। बस यही इनका मेन लॉजिकल एटोमिज्म का थ्योरी है, प्रोसेस है, और यही लास्ट में लॉजिकल एटॉमिक फैक्ट तक ये पहुंचते हैं, सिंपलेस्ट इनडिविजिबल एलिमेंट तक पहुंचते हैं, उसी से ये सारे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। यही इनका लॉजिकल एटोमिज्म है। लॉजिकल एटोमिज्म में इनका क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ है इस टॉपिक को लेके।
क्रिटिसाइज में जैसे कि रसेल अपने लॉजिकल एटोमिज्म को मेटाफिजिक्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, पर इनके लॉजिकल एटोमिज्म का जो एम था वो सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि इससे ना तो पूरी तरीके से वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया है और ना ही भाषा का अच्छा विश्लेषण कर पाए हैं। बाद में रसेल ने खुद ही ये माना है, क्योंकि मैंने बताया रसेल अपने थ्योरी को खुद ही तोड़ते थे, डिनाई करते थे, रिफ्यूट करते थे और आगे की थॉट्स में अपने आप को मर्ज कर देते थे और एक्सप्लेन करना शुरू कर देते थे। तो रसेल ने खुद भी ये बात मानी है कि इनके लॉजिकल एटोमिज्म में डिफिशियंसीज है। जैसे ये कहते हैं कि सेंस डेटा और ऑब्जेक्ट के संबंध को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि क्या एक्चुअली में क्या रिलेशन है सेंस डेटा और ऑब्जेक्ट के रिलेशन क्या है। दूसरा इनका एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि रसेल जैसे मानते हैं कि लॉजिकली एक ही भाषा संभव है, पर एक ही बाद में तो बहुत सारी भाषाएं आई, बहुत सारे मॉडल डेवलप हुए, बस रसेल इस बात का भी अपने ही विचार का खंडन कर दिया। लास्ट में रसेल ने ये कहा कि हमारा जो लॉजिकल एटोमिज्म है ये पूरी तरीके से लॉजिकल और निश्चित थ्योरी नहीं रह गया है, डेफिनेट नहीं रह गया है, क्योंकि बाद में रसेल को इसमें कमियां नजर आई हैं और इन्होंने खुद ही उसको मॉडिफाई किया, अपनी कमियों को जाना और खुद मॉडिफाई किया, उसका संशोधन किया। फिर भी रसेल के थ्योरी को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, अपनी कमियों को माना है, फिर बाद में उसका संशोधन किया है, ये सब उन्होंने किया है। अपनी क्रिटिसिज्म में ये सब लिख सकते हैं, ये सब टॉपिक। पर इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 4 एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंट माना है। वो है वही पर्टिकुलर, क्वालिटी, रिलेशन और लास्ट में फैक्ट आता है। बिना फैक्ट के तो कुछ होगा ही नहीं, तो फैक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आता है, इसको जोड़ना ही है। यही है रसेल का लॉजिकल एटोमिज्म, जिसमें कि ये भाषा का विश्लेषण करते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करते हैं और इसी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में इनका एक टॉपिक आता है न्यूट्रल मोनिज्म, एक छोटा सा टॉपिक है। न्यूट्रल मोनिज्म क्यों आया है इनका? क्योंकि ये शुरू में जब मैंने बताया है कि सेंस डेटा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को क्या बताया था इन्होंने, सेंस डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर माना था और ये भी बोला था कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द माइंड। ये सेंस डेटा जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है ये माइंड पर डिपेंड नहीं करता है और सेंस डेटा का किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेंस डेटा हम जो भी गेन करते हैं, वो जो मैं अगर सर्कल देखूंगी, सामने वाला भी सर्कल देखेगा, तो सबका इसीलिए सेम सेंस डेटा गेन होता है, क्योंकि सभी एक ही तरीके का सेंस डेटा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंस डेटा जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसका किसी थॉट पे, किसी विषय वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सब के प्रति न्यूट्रल होता है। इसीलिए सेंस डेटा से जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखती हैं वो सबको सेम दिखती हैं। यही न्यूट्रल मोनिज्म है इनका। बट बर्कले हैं, जैसे सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट जो भी हैं, बर्कले तो खास करके नहीं मानते हैं इसको, न्यूट्रल मोनिज्म ये नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि सेंसेशन न्यूट्रल नहीं होता है, बल्कि इन पर ऑब्जेक्ट का या फिर नोअर का जो गेन कर रहा है, जो सेंस डेटा ले रहा है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सभी को अलग अलग चीज, एक ही चीजें अलग अलग दिखती हैं, ऐसा बर्कले ने अपने थॉट्स में बोला है। तो छोटा सा ये न्यूट्रल मोनिज्म है इनका। अभी देखते हैं इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज बर्ट्रैंड रसेल्स मेथड ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, हाउ डज अल्टीमेटली एंड इन एस्टैब्लिशिंग एटॉमिक थ्योरी ऑफ मीनिंग। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्या मेथड है लॉजिकल एनालिसिस का और किस तरीके से एटॉमिक थ्योरी ऑफ मीनिंग को एंड में इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, ये चीज बताने की मुझे नहीं लगता है अब जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी एक तरीके से मैं एक सिनॉप्सिस दे देती हूँ इसके शुरू में। लॉजिकल एनालिसिस का मेथड क्या है? रसेल्स मेथड ऑफ लॉजिकल एनालिसिस इज ए फिलोसॉफिकल मेथड in which complex proposition and facts are broken down into simpler and more basic elements। पहले भी मैंने बताया, तोड़ तोड़ के सबसे बेसिक एलिमेंट्स तक लाते हैं। और रसेल क्या मानते हैं? that ordinary language is often vague and misleading। उनका शुरू से ये मानना है।
Philosophy should analyze language logically to discover the real structure of reality. रसेल के अनुसार क्या कहना है कि वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक फैक्ट्स एंड लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशंस दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दोज फैक्ट्स। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये सिर्फ मैं आंसर बोल रही हूं इसका, सभी सारा कुछ मैंने एनालाइज कर दिया है, बट फिर भी एक शॉर्ट ये दे रही हूं कि आंसर क्या होगा इसका, और कुछ नहीं। बाय एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, सेंटेंस नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट एक्यूरेट होगा। बाय एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स इनटू सिंपल इंडिविजिबल कंपोनेंट्स, इनका कहना है कि ये सिंपलेस्ट इंडिवाइजिबल एलिमेंट्स के थ्रू ही ये फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। ये इनका कहना है कि बेसिक जो यूनिट्स है उसको पहचानने का कोशिश करते हैं, बस यही इनका मेथड है और कुछ नहीं है। और इनका अल्टीमेट एम जो है, द अल्टीमेट एम ऑफ दिस मेथड वाज टू एस्टैब्लिश एटॉमिक थ्योरी ऑफ मीनिंग। According to this theory, the meaning of a proposition depends upon its direct relation with atomic fact of the world. यही इसी को बस और कुछ लिखना ही नहीं है। सिंपल proposition derive meaning from simple objects or fact, while complex proposition gain meaning from combination of these atomic propositions. Thus, Russell wanted to explain knowledge, language, and reality on the basis of logically analyzable atomic elements. अब इसमें इन शॉर्ट 3 पॉइंट्स ही आते हैं इनके एटॉमिक फैक्ट्स का। क्या है कि डिस्कवर द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ लैंग्वेज, दूसरा हो जाता है डिस्कवर द सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ रियलिटी, एंड देन शो दैट कॉम्प्लेक्स नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दीज सिंपल एलिमेंट्स। बस यही 3 इसका निचोड़ है और कुछ नहीं है। रसेल का सिंपल फैक्ट क्या है? सिंपल फैक्ट को ही ये एटॉमिक फैक्ट बोलते हैं। एटॉमिक फैक्ट इज इक्वल टू रियलिटी का सबसे बेसिक सिंपल फैक्ट। ये है रसेल का एटॉमिक फैक्ट का ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द रीजन दैट आई कॉल माई डॉक्ट्राइन लॉजिकल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पढ़ रही हूं, जो ये शायद 2020 का क्वेश्चन है। द रीजन दैट आई कॉल माई डॉक्ट्राइन लॉजिकल एटोमिज्म इज because the atoms that I wish to arrive at the sort of last residue in analysis are logical atoms and not physical atoms. Write a note on the nature of atomic fact according to Russell's in the light of above statement. यहाँ atomic fact के अनुसार शॉर्ट नोट लिखने को बोल रहा है इस स्टेटमेंट को लेके, जो कि ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। तो इसमें भी इसका भी आंसर बहुत सिंपल होगा। रसेल के अनुसार उनका सिद्धांत क्या है? लॉजिकल एटोमिज्म कहलाता है, क्योंकि ये फिजिकल एटम की नहीं बल्कि लॉजिकल एटम की खोज करते हैं। इस स्टेटमेंट में रसेल क्या क्लियर करते हैं? द अल्टीमेट सिंपल एलिमेंट्स दैट रिमेन आफ्टर कंप्लीट लॉजिकल एनालिसिस, यही करते हैं। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज। रसेल के अनुसार एटॉमिक फैक्ट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ फैक्ट एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सेम चीज लिखना है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है और कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल में कंक्लूजन में भी सेम देना है, स्टार्टिंग भी सेम लॉजिकल एनालिसिस देना है, मेन पार्ट थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिख देना है। अब यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल ये भी लिखना होगा हमें। ईच एटॉमिक फैक्ट्स एक्सप्रेसेस ईदर अ क्वालिटी बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट और अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम इज टॉल। राम इज टॉल क्या है? सिंपल फैक्ट। यहाँ राम इज एन ऑब्जेक्ट एंड टॉल इज इट्स क्वालिटी। रसेल बिलीव दैट कॉम्प्लेक्स फैक्ट आर बिल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक फैक्ट। पहले आंसर में भी मैंने सेम लाइन बोला है। जस्ट एज कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल एटॉमिक प्रोपोजिशंस, एवरी एटॉमिक प्रोपोजिशंस कॉरेस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू एटॉमिक फैक्ट इन रियलिटी। In the fact exists, the proposition is true. If the fact exists, the proposition is true. If not, the proposition is false. यही इसका है। रसेल के अनुसार कॉम्प्लेक्स फैक्ट बहुत सारे एटॉमिक फैक्ट के कॉम्पोजिशन से बनते हैं, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी सिंपल एटॉमिक प्रोपोजिशन से बनते हैं।
यही है रसेल का, ये एटॉमिक फैक्ट को एनालाइज, शॉर्ट नोट्स लिखना है, यही लिखना है इसमें, इस आंसर में। इन शॉर्ट इसका एटॉमिक फैक्ट का छोटा छोटा कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देंगे, जैसे कि एटॉमिक फैक्ट का मेन फीचर्स क्या बोल सकते हैं, सिंप्लिसिटी हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस विथ रियलिटी हो जाएगा। सिंप्लिसिटी में क्या, सिंपल है, इंडिविजिबल है, सिंपल है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस विथ रियलिटी में क्या है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट, फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट के अनुरूप सेंटेंस होना चाहिए, तो ये रियलिटी से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए सेंटेंस को, तो कॉरेस्पॉन्डेंस विथ रियलिटी होना चाहिए। फिर लॉजिकल नेचर होता है, एटम्स तो लॉजिकल है ही, फिजिकल है नहीं, मटेरियल है नहीं। फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, इसका ऑल लैंग्वेजेज एंड नॉलेज अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन एटॉमिक फैक्ट। ये है रसेल का एटॉमिक फैक्ट का शॉर्ट नोट्स जो भी लिखेंगे। लास्ट में हम कंक्लूजन में हम ये भी लिख देंगे, ये लिख सकते हैं, कंक्लूजन में ये भी आएगा, इंट्रोडक्शन में भी ये आएगा, लेकिन लास्ट का कंक्लूजन इसका यही हो सकता है, द रसेल लॉजिकल एटोमिज्म्स एक्सप्लेन that behind the complexity of world there exists some ultimate simple logical facts. The function of language is to express these facts. भाषा का काम क्या है, यही है इन फैक्ट्स को एक्सप्रेस करना। सो एटॉमिक फैक्ट्स बिकम, क्या बन जाता है एटॉमिक फैक्ट्स, फाउंडेशन ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड मीनिंग इन द रसेल्स फिलॉसफी। यही है रसेल का एटॉमिक लॉजिकल एटोमिज्म, और ये दोनों क्वेश्चंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका आंसर होगा। ये रसेल का लास्ट टॉपिक था। अब अगले वीडियो में हम विटगेनस्टीन को डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए आप रसेल को पूरी तरीके से तैयार कीजिए, अगले वीडियो में हम विटगेनस्टीन को लेके मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।